हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अजर इंजीनियरिंग। आज की क्लास में हम फिर से आ चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्यारे से चैप्टर में। लास्ट लेक्चर में अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कार्बोक्सिलिक अम्ल की, जहां पे मैंने आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल की विलेयता के बारे में और क्वथनांक के बारे में आइडिया दिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति के बारे में। ध्यान देना यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति। कोई सा भी अम्ल है क्या देता है? H+ देता है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अपन पढ़ रहे हैं। एसिड वो जो क्या देता है? H+ का मतलब जो H+ देता है, H+ दाता क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब यहाँ पे रिएक्शन देखना, जब मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जल की उपस्थिति में करवाई, किसी भी अम्ल को पानी में जब अपन डालते हैं तो पानी में जाके अम्ल क्या रिलीज करता है? H+। तो देखो ये वाला H+ निकला, इस H+ को मैं बोलूंगा अम्लीय हाइड्रोजन। क्या बोलूंगा? ऐसा हाइड्रोजन जो उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा हो वो हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा था तो ये अम्लीय हाइड्रोजन है। इसने जल की उपस्थिति में क्या दिया? H+। तो RC डबल बॉन्ड O-। क्या दिया? RC डबल बॉन्ड क्या दिया? RC डबल बॉन्ड O-। ठीक है, इसने बनाया संयुग्मी क्षार। क्या बनाया? अम्ल से हाइड्रोजन निकालने के पश्चात बनी स्पीशीज क्या कहलाती है? संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार क्या होता है? अम्ल से H+ निकाल दो, क्या बना? संयुग्मी क्षार। ठीक है, अब मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखो सुनना ध्यान से, अगर मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ना, उसने हाइड्रोजन अगर निकाला तो जो स्पीशीज बनी ना वो संयुग्मी क्षार है। संयुग्मी क्षार जितना ज्यादा स्थायी होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल उतनी जल्दी क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल उतनी जल्दी H+ निकालेगा। क्या बोला मैंने? अगर मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है H+ निकालता है, उसके पश्चात जो संयुग्मी क्षार बनता है, अगर उस संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जल्दी से H+ निकालेगा। तुम कुछ सोचो, अपने को अभिकारक से उत्पाद बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। मान लो मेरे को अभिकारक से उत्पाद बहुत जल्दी आसानी से चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? अभिकारक से उत्पाद आसानी से बनाने के लिए मैं ऐसे बोलूंगा, मेरा उत्पाद बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। कभी भी उत्पाद कब ज्यादा बनता है? जब उत्पाद बहुत ज्यादा स्थायी होता है। उत्पाद बहुत ज्यादा स्थायी होता है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल हाइड्रोजन क्यों जल्दी निकालेगा? क्योंकि संयुग्मी क्षार का अगर स्थायित्व ज्यादा होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने अंदर से हाइड्रोजन जल्दी निकालेगा। अम्ल से हाइड्रोजन निकालने के पश्चात बनी स्पीशीज संयुग्मी क्षार कहलाती है। अगर इसका स्थायित्व ज्यादा तो अम्लीय सामर्थ्य भी, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती होता है उनके संयुग्मी क्षार के, उनके संयुग्मी क्षार के। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देना, अम्लता के लिए अपन बात करते हैं, अम्ल के लिए एक वियोजन नियतांक या वियोजन स्थिरांक होता है, उसको अपन बोलते हैं K। क्या बोलते हैं? K को बोलते हैं अम्ल का वियोजन स्थिरांक। क्या बोलते हैं? अम्ल का वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब यहाँ पे देखो, एक बात और समझा देता हूँ तुम लोगों को। अगर मैं ऐसे बोलूं कि इस ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा ना, अगर इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बहुत, तो ये H+ वापस इससे अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेगा। इसका मतलब इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को अपने को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, तभी अपना संयुग्मी क्षार बहुत ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखो, K समानुपाती होता है किसके? संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के। Ka समानुपाती होता है RC डबल बॉन्ड O- के स्थायित्व के, मतलब अम्ल के संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के। ये अम्ल का संयुग्मी क्षार ही तो है, RC डबल बॉन्ड O- अम्ल का संयुग्मी क्षार है। तो मैं कह सकता हूं कि क्या कह सकता हूं कि K जो है वो समानुपाती होगा संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के। आगे देखो, एक लाइन लिखी है प्यारी सी, सुनते जाना कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए। यदि संयुग्मी क्षार, जिसको कि अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, यदि कॉन्जुगेट बेस स्थायी होगा तो अभिक्रिया कहां जाएगी? अग्र दिशा में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तथा उत्पाद जल्दी व आसानी से बनेगा, तथा अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य भी क्या होगा? अधिक होगा। कुल मिला के कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मेरे को कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बोक्सिलेट बनाना है, क्या बनाना है? कार्बोक्सिलेट आयन बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व इसका स्थायित्व बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी ये कार्बोक्सिलिक अपने अंदर से हाइड्रोजन निकालेगा। ठीक है, छोटी सी परिभाषा ब्रॉन्स्टेड, देखो छोटी सी परिभाषा। क्षार कौन होता है? जो H+ ग्रहण करता है। अम्ल कौन होता है? जो H+ दाता है। H+ दान करता है, अम्ल H+ डोनर, एसिड H+ एक्सेप्टर, बेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अम्लीय हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रिया अपन पढ़ रहे हैं पहले। अम्लीय हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं,
वापस से बता देता हूँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाता है? अम्लीय हाइड्रोजन, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो, उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाता है? अम्लीय हाइड्रोजन। क्या कहलाता है? अम्लीय हाइड्रोजन। उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन क्या कहलाता है? अम्लीय हाइड्रोजन। अब अपन पढ़ने वाले हैं अम्लीय हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। क्योंकि मेरा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल H+ क्या करेगा? दान करेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल H+ क्या करेगा? दान करेगा। तो अभी अपन देखने वाले वो सारी अभिक्रियाएं जिससे कि अपने को पता चले कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति होती है। ध्यान देना, ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये मेरा क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? सोडियम से। किससे? सोडियम से। सुनना ध्यान से अब एक बात, जब मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाई? सोडियम से। किससे करवाई? सोडियम से। सोडियम एक धातु है और धातु को अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाना, तो सोडियम कन्वर्ट हो गया सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो अपने अंदर से क्या निकालेगा? RC डबल बॉन्ड O माइनस और H+ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि सोडियम में इलेक्ट्रॉन निकाला है, H+ इलेक्ट्रॉन लेगा और H+ इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है पता है? H+ इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन बैलेंस करनी हो तो 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस। ये अभिक्रिया जानते हो क्या है? हाइड्रोजन के अपचयन की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? हाइड्रोजन के अपचयन की अभिक्रिया। अब यहाँ पे एक बात सुनना ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूँ कि RC डबल बॉन्ड O माइनस के पास कौन आ जाएगा? Na+। अरे RC डबल बॉन्ड O माइनस के पास कौन आएगा? Na+। इसको अपन बोलेंगे सोडियम कार्बोक्सिलेट। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोक्सिलेट। मैंने पहले भी बोला है, ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाइड्रोजन निकालूंगा, ये मेरा कार्बोक्सिलेट ऋणायन, सोडियम जोड़ूंगा तो नाम बन गया सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम कार्बोक्सिलेट। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्यों बनी? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का निकलना इस बात को इंडिकेट करता है कि मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। कि हाइड्रोजन गैस क्यों बनी? क्योंकि H+ आया। H+ कहाँ से आया? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल ने अपने अंदर से H+ निकाला। कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? सोडियम प्लस में कन्वर्ट हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकाला। यही H+ इन इलेक्ट्रॉन को लेके किस में चल जाता है? हाइड्रोजन गैस में। हाइड्रोजन गैस का बनना इस बात को प्रदर्शित करता है कि मेरे कार्बोक्सिलिक अम्ल की कौन सी प्रकृति होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। याद दिला देता हूं, अपन ने जब एल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ा था तो वहां पे मैंने ऐसी अभिक्रियाएं बताई थी जो फिनोल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती है। एक क्वेश्चन करवाया था जहां पे मैंने आपको बोला था फिनोल की ऐसी 2 अभिक्रियाएं लिखी है जहां पे फिनोल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती हो। की थी ये बात अपन ने। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल अपना, तो एक बना कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, और एक अपनी बन गई हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे बुलबुले, बबल्स यहाँ पे बनते हैं जो इस बात को बताते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में अम्लीय प्रकृति होती है, मतलब ये अपने अंदर से हाइड्रोजन निकालता है। अगली रिएक्शन देखो, NaOH के साथ अभिक्रिया। जब मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में ब्रेक होगा? Na+ और OH- में। देखो जल्दी से रिएक्शन देखना, ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया करवाई किसके साथ में? NaOH के साथ में। NaOH क्या देगा? Na+ और OH-। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या देगा? RC डबल बॉन्ड O- और H+। सोडियम इस कार्बोक्सिलेट के पास, तो क्या बना? सोडियम, अरे सोडियम कार्बोक्सिलेट। और ये H+ और OH- क्या बनाएंगे? वाटर। क्या मैं कह सकता हूं वाटर का बनना? वाटर क्यों बना? H+ आया। H+ कहां से आया? अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। और अम्ल कौन होता है? जो H+ देता है। और H+ इधर से और OH- इधर से, तभी तो वाटर बना। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल H+ नहीं देता तो क्या वाटर बनता? इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्ल ने अपने अंदर से H+ निकाला है, और H+ निकालने वाले क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। दोनों रिएक्शन वापस से सुनना, जब मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम से करवाता हूं तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस का निकलना इस बात को प्रदर्शित करता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ने अपने अंदर से हाइड्रोजन निकाला है, अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल एक अम्ल है। सेकंड, जब मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH से करवाता हूँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया NaOH से करवाता हूँ तो वहां पे अपने को वाटर देखने को मिलता है। वाटर कैसे बना? NaOH ने OH- दिया, H+ कहां से आया? कार्बोक्सिलिक अम्ल से, और जो H+ देता उसी को अपन क्या बोलते हैं? अम्ल। वाटर का बनना इस बात को इंडिकेट करता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ने अपने अंदर से H+ निकाला है। कार्बोक्सिलिक अम्ल ने अपने अंदर से H+ निकाला है। 2 अभिक्रिया मैंने तुमको बता दी है। तीसरी अभिक्रिया NaNH2 को अपन बोलते हैं सोडामाइड। क्या बोलते हैं? NaNH2 के बारे में बता देता हूं। Na को अपन बोलते हैं सोडियम, क्या बोलते हैं?
और NH2 को बोलते हैं अमाइड, सोडियम अमाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम अमाइड। शॉर्ट में इसको बोलेंगे सोडामाइड। क्या बोलेंगे? सोडामाइड या सोडा अमाइड। अरे क्या बोलेंगे? सोडा अमाइड। तो जब अपन NaNH2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं जिसको अपन बोलते हैं सोडामाइड या सोडियम अमाइड। सोडियम अमाइड में सोडियम पे पॉजिटिव, NH2 पे नेगेटिव। सोडामाइड में सोडियम पे पॉजिटिव, NH2 पे नेगेटिव। अब मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाई? NaNH2 के साथ में। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसमें टूटेगा? RC डबल बॉन्ड O माइनस, और क्या देगा? H प्लस। इस H प्लस को कौन ले लेगा? NH2 माइनस। NH2 माइनस H प्लस लेके कौन सी गैस बनाएगा? अमोनिया गैस। क्यों बनी? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल ने अपने अंदर से H प्लस निकाला। अमोनिया गैस का बनना इस बात को इंडिकेट करता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ने अपने अंदर से H प्लस निकाला है, और H प्लस निकालने वाली स्पीशीज क्या कहलाती है? अम्ल कहलाती है। समझ आ रही है बात? ऐसे समझो, सोडामाइड में क्या बना? अमोनिया गैस। NaOH के साथ में क्या बना? वाटर। सोडियम के साथ कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन। समझ आ रही है बातें? हाइड्रोजन गैस का बनना कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। वाटर का बनना NaOH के साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। आगे अगर मैं बात करूं, सोडामाइड के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो अमोनिया गैस का बनना इस बात को इंडिकेट करता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति होती है। सोडामाइड सोडियम पॉजिटिव, NH2 नेगेटिव, कार्बोक्सिलिक अम्ल RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, उसको अपन कार्बोक्सिलेट रेनाइन बोलते हैं। साथ में H प्लस, Na प्लस कार्बोक्सिलेट के साथ मिलकर बनाता है सोडियम कार्बोक्सिलेट, और साथ में NH2 माइनस H प्लस से कौन सी गैस बनाता है? अमोनिया गैस। कौन सी गैस? अमोनिया गैस। आगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, सुनना ध्यान से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको अपन सोडियम बाइकार्बोनेट भी बुलाते हैं। सोडियम पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। पीछे जो बची स्पीशीज उस पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहा हूँ? कार्बोक्सिलिक अम्ल से। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसमें टूटता है? RC डबल बॉन्ड O माइनस, और क्या निकालेगा? H प्लस। ये H प्लस कौन ले लेता है? SCO3 माइनस। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन एक और एक दो, H2CO3। अभी मैंने बोला H2CO3 को अपन क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल। बहुत ज्यादा वीक एसिड होता है, बनते ही टूट जाता है। किसमें? H2O प्लस CO2 में। H2O प्लस CO2 गैस क्यों बनी? क्योंकि H2CO3 बना। H2CO3 क्यों बना? क्योंकि SCO3 माइनस और H प्लस ने क्रिया की। H प्लस किससे आया? कार्बोक्सिलिक अम्ल से आया। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक अम्ल ने अपने अंदर से H प्लस निकाला है, अतः वो एक प्रकार का अम्ल है। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे रिएक्शन देखना, जब मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करवाई, Na पॉजिटिव SCO3 नेगेटिव, कार्बोक्सिलेट के साथ सोडियम गया, क्या बनाया? सोडियम कार्बोक्सिलेट, और साथ में H2CO3 बना। H2CO3 जिसको अपन कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, बनते ही टूटता है H2O प्लस CO2 में। अरे डन बात। अब अपन लास्ट टॉपिक जो है अपना अभी पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। इस टॉपिक को ध्यान से देखना एक बार। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो देखो, अपने को कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव देखना है, मतलब एसिडिटी का ऑर्डर देखना है। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले में तो मैंने वही बात की, अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती होता है Ka क्या होता है? अम्ल का वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अम्ल का वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और Ka किसके समानुपाती होता है? संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के। संयुग्मी क्षार क्या होता है फिर से बता देता हूं। अम्ल अपने अंदर से जब H प्लस निकालता है तब जो स्पीशीज बचती है पीछे उसको अपन क्या बोलते हैं? संयुग्मी क्षार। ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो प्रकार के समूह के बारे में बात कर रहा हूं, दो प्रकार के समूह के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो दो प्रकार के जो अपन समूह पढ़ने वाले हैं, एक है EWG और एक है ERG। ERG को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, मतलब अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इनको अपन और क्या बोल सकते हैं? EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन दान करना, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन निकालना, सारी बातें एक ही है। इधर क्या है? EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। इसको ऐसे समझो, जब आप कभी ATM पैसे निकलवाने गए हो तो आपने नोटिस किया होगा वहां पे लिखा था विड्रॉल योर मनी। अरे आता है ना विड्रॉ योर मनी, तो विड्रॉ का मतलब किसी भी चीज को निकालना, क्या करना? कभी नहीं पढ़ा? चलो पढ़ के देखना, आप कभी जाओ वहां पे तो एक बार देखना, वहां पे आता है विड्रॉ योर मनी, तो वहां पे अपन पैसे क्या करते हैं? निकाल रहे होते हैं। तो अभी क्या किसकी? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन
निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन लेंगे ये। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ये इलेक्ट्रॉन देने वाले, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले। अब इलेक्ट्रॉन, इसको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अपनयन करने वाले समूह, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह। ठीक है, एग्जाम्पल्स अपने को ध्यान में रखने हैं। इलेक्ट्रॉन अपनयन मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह कौन कौन होते हैं, तो मैं बोलूंगा जितने भी हैलोजन हैं, हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे के सारे कैसे हुए, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे। उसके अलावा मैं बात करूं नाइट्रो ग्रुप मेरा NO2, मेरा साइनो ग्रुप CN, और कार्बोनिल ग्रुप मेरा CO, ये भी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। धन्यवाद। अब है कि सर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं, तो मैंने लिखा जितने भी प्लस आई समूह वाले हैं। प्लस आई समूह कौन प्रदर्शित करते हैं, एल्किल समूह। जितने भी प्लस आई समूह हैं एल्किल समूह है, जैसे फॉर एग्जांपल मैथिल, एथिल, ये दोनों कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। उसके अलावा अपना एल्कोहल, अपना OR, अपना NH2। अरे याद है अपन एनिलीन की स्ट्रक्चर बनाते थे, नोनादी संरचना, एनिलीन बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देता था। फिनॉल की बनाते थे, इसमें भी ऑक्सीजन बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देता था। OR अपना एक प्रकार का ईथर, एनिसोल पढ़ते थे, OCH3, वो भी बेंजीन में इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं ना। अरे पीछे का कनेक्ट हो रहा है, पीछे का कनेक्ट हो रहा है। जितने भी एल्किल समूह हैं, एल्कोहल वाला अपना OH, OR, NH2 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने क्या किया सुनना, देखो एक इस क्वेश्चन को, मतलब अपन इस टॉपिक को ऐसे समझते हैं, ये मेरा RCH2C डबल बॉन्ड OH है ना, ये मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल एक प्रकार का। अब मैंने R की जगह एक बार तो क्या ले लिया, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और एक बार क्या ले लिया, ERG या EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन निकालने वाले, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाले, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने वाले। ठीक है, अब होगा क्या सुनना, जब मैंने दोनों से, जब भी मेरे को किसी की भी कंपाउंड का अम्लीय प्रकृति या अम्लीय व्यवहार चेक करना हो या अम्लीय सामर्थ्य चेक करना हो, तो मैं क्या करता हूँ, पहले बनाता हूँ संयुग्मी क्षार। क्या बनाता हूँ, संयुग्मी क्षार बनाना बहुत आसान है। किसी की भी जब अपने को अम्लता चेक करनी हो, उसके अंदर से हाइड्रोजन निकाल फेंको, जो पीछे स्पीसीज बची उसको अपन क्या बोलते हैं, संयुग्मी क्षार। अब EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींचेगा, कार्बन आगे से, और ये कार्बन आगे ऑक्सीजन से, तो क्या मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, तो बताओ इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, EWG इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कम हो जाएगा। देखो अभी भी जिसको कंफ्यूजन हो वापस से सुनना, एकदम शांति से सुनना, पूरे फोकस के साथ सुनना। EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी तरफ। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज किधर जा रहा है, EWG की तरफ, तो बताओ यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आ गई शायद अब बात, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, कम, मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कम, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम। अब बताओ H+ आया और बोला कि मेरे को तो वापस से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, H के ऊपर पॉजिटिव, वो नेगेटिव को ढूंढने के लिए आया था, और ये नेगेटिव चार्ज तो कौन ले गया, EWG। तो बताओ इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा क्या, उसको नहीं दिखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पे क्या हो चुका है, कम हो चुका है। इसका मतलब ये क्रियाशील कैसा हो गया, कम, क्रियाशील कम मतलब स्थायित्व, क्रियाशील कम मतलब स्थायित्व ज्यादा, जिसकी क्रियाशीलता जितनी कम होती है उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। अब तुम खुद बताओ H+ वापस H+ लेके पीछे जा सकता है क्या, ये नहीं। इसका मतलब ये संयुग्मी क्षार बहुत ज्यादा स्थायी है, और जो संयुग्मी क्षार जितना ज्यादा स्थायी होता है उसकी अम्लता उतनी ही ज्यादा होती है। अम्लता समानुपाती होती है संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के, जिस संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा उसकी अम्लता भी ज्यादा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जांपल देखो, शांति से सुनना वापस से, है ना। ERG मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या EDG भी लिख सकते थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो बताओ इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सुनना ध्यान से, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मेरे को ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब H+ आएगा तो इस नेगेटिव को देख के बहुत खुश हो जाएगा कि लो आओ मिलके वापस से अम्ल बना लेते हैं, तो अभिक्रिया कहाँ चल जाएगी,
पीछे चल जाएगी। इसका मतलब है ये चीज स्थायी थी या स्थायी? अस्थायी। इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा थी, अतः ये स्थायी क्या होगा? कम होगा। और कम स्थायी मतलब अस्थायी संयुग्मी क्षार, ज्यादा स्थायी मतलब स्थायी संयुग्मी क्षार। और मैंने अभी अभी आपको बोला, पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, आगे भी बोलूंगा, अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती होता है संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के। जिसका संयुग्मी क्षार जितना ज्यादा स्थायी उसकी अम्लीयता उतनी ही ज्यादा, जिसका संयुग्मी क्षार जितना ज्यादा स्थायी उसकी अम्लता उतनी ही ज्यादा। डन है बात? अब इसको एग्जांपल से समझते हैं और भी। अरे तो बात समझ आ गई। इसका मतलब अगर मेरे कार्बोक्सिलिक अम्ल में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो अम्लता को क्या करेगा? बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो अम्लता को कम करेगा। और मैंने आपको समझा दिया कैसे कम ज्यादा करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कम तो क्रियाशीलता कम, स्थायित्व ज्यादा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा मतलब क्रियाशीलता ज्यादा, स्थायित्व कम। और स्थायित्व का मतलब अम्लीयता भी कम, स्थायित्व ज्यादा मतलब अम्लीयता भी ज्यादा। शायद ये बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई होगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, क्या मैं बोल सकता हूँ EWG और ERG में किसका अम्लीयता ज्यादा? EWG की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के संयुग्मी क्षार का स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा। डन है बात? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के संयुग्मी क्षार का स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा। अब यहाँ पे देखो, एक मैंने ले लिया फ्लोरीन, एक ले लिया मैंने मैथिल। मैथिल ग्रुप कौन सा प्रभाव दर्शाता है? हाँ, ERG या EWG? ERG क्या दर्शाता है? ERG। और मेरा फ्लोरीन क्या दर्शाता है? EWG। और EWG वालों का संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा मतलब अम्लीयता भी ज्यादा। इसको वापस से ऐसे समझो, अगर मैं H+ निकालूंगा तो ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कम, क्रियाशीलता कम, स्थायित्व ज्यादा मतलब अम्लीयता भी ज्यादा। तो अपन कहेंगे फ्लोरीन EWG माइनस आई प्रभाव, मैथिल ERG इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आई प्रभाव। तो इसकी अम्लीयता कम, इसकी अम्लीयता ज्यादा। किसके कंपेयर में? एसिटिक अम्ल की तुलना में। 2 कार्बन वाला अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक अम्ल, समझ गए? फ्लोरो एसिटिक अम्ल की अम्लीयता नॉर्मल एसिटिक अम्ल की तुलना में ज्यादा होती है। और नॉर्मल एसिटिक अम्ल की जो एसिटिक अम्ल की अम्लीयता है वो 3 कार्बन वाला मतलब प्रोपेनोइक अम्ल की तुलना में ज्यादा होती है। ठीक है बात? आगे देखो, बेंजोइक अम्ल की तुलना। अगली बात किसकी तुलना? बेंजोइक अम्ल की। देखो सुनना वापस से मेरी बात ध्यान से। ये मेरा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये मेरा कौन सा ग्रुप ध्यान देना? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक मैंने ले लिया सिर्फ बेंजोइक अम्ल, एक क्या ले लिया मैंने? बेंजोइक अम्ल। और एक मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। अभी क्या ले लेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कोई कंफ्यूजन? सुनना ध्यान से। मेरे को इनकी अम्लीयता की तुलना करनी थी। तीनों के अंदर से हाइड्रोजन क्या करा? तीनों के अंदर से हाइड्रोजन क्या बना दिया? संयुग्मी क्षार। क्या बना दिया? अरे क्या बना दिया? संयुग्मी क्षार। EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। ये इलेक्ट्रॉन लेगा। वापस ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ज्यादा हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम हो गया। नेगेटिव चार्ज कम, इसका मतलब H+ आसानी से नहीं जुड़ेगा, मतलब ये बहुत ज्यादा स्थायी है। स्थायी ज्यादा तो अम्लीयता भी। इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज पहले से भी ज्यादा, H+ जैसे इसके बगल से गुजरेगा तुरंत इसको देख के वापस से अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा संयुग्मी क्षार से। तो इसका स्थायित्व बहुत कम, क्रियाशीलता बहुत ज्यादा, तभी तो H+ से क्रिया करके पीछे चला गया। इसका मतलब इसकी अम्लीयता सबसे कम। समझ आ गई बात? देखो ध्यान से, बेंजोइक अम्ल की अम्लता की तुलना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देने वाले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेने वाले। अम्ल से मैंने संयुग्मी क्षार बनाया, हाइड्रोजन निकाल फेंके इनके अंदर से तो संयुग्मी क्षार बन गए। जिस संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा उसकी अम्लीयता भी ज्यादा। कैसे चेक किया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एग्जाम्पल मैथिल, एथिल अपना OCH3 है ना, मैथॉक्सी ग्रुप, OCH3 अपना मैथॉक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट की, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा, क्रियाशीलता ज्यादा, स्थायित्व कम। स्थायित्व कम मतलब अम्लीयता भी कम। इधर देखना,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, कम कर देगा। नेगेटिव चार्ज कम कर दिया मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर दिया, मतलब क्रियाशीलता कम कर दी, मतलब स्थायित्व ज्यादा कर दिया, इसका मतलब अम्लीयता भी ज्यादा। ठीक है, बहुत आसान चीज है, बस वो है कि अगर आपने फोकस के साथ सुना है, देखा है, तो आपको चीजें एक बार में समझ आ सकती है। और इससे आसान मेरे हिसाब से नहीं होता है। जिस लेवल पे गिर के समझा सकता हूँ उस लेवल पे गिर के समझाया है, जितना ग्राउंड लेवल पे आपके जा सकता हूँ उतना ग्राउंड लेवल पे गया हूँ। इससे आसान चीज नहीं होती है। ठीक है, अरे बात सुनना, अब बताओ, अब बात सुनना ध्यान से। अपने पास एक बार तो मैंने यहाँ पे कुछ भी ग्रुप नहीं जोड़ रखा, एक बार मैंने NO2 ग्रुप जोड़ दिया। नाइट्रो ग्रुप का कौन सा प्रभाव, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, अभी अभी ऊपर लिखा था मैंने, इलेक्ट्रॉन लेता है। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन, देखो देखो देखो, ये रहा मेरा नाइट्रो, ध्यान देना इधर। नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो सुनना ध्यान से, मेरा नाइट्रो ग्रुप ये रहा, मेरा नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन ले। अब देखो, पहले तो मेरे पास जो अम्ल थे उनसे मैंने हाइड्रोजन निकाला, क्या बना दिए, संयुग्मी क्षार। क्या बना दिए, संयुग्मी क्षार। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेगा, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बताओ ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम मतलब मेरा क्रियाशीलता, और क्रियाशीलता का मतलब स्थायित्व, और जिस संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा होता है उसकी अम्लीयता भी ज्यादा होती है। टॉपिक समझ आया क्या, ठीक है। आगे देखो एक और कॉन्सेप्ट, एसिडिटी का ऑर्डर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों के चारों वो समूह जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना कि देते हैं, क्योंकि सब लोगों को पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अपने हेलोजन है, और हेलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी में बहुत अधिक होती है। इनका माइनस ही प्रभाव होता है। कौन सा प्रभाव, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, इन सबसे जब मैं क्या करूंगा, इधर देखना सारे बच्चों, एक बार वापस से 5 मिनट में अपन क्लास एंड करते हैं, फोकस बनाए रखना बस 5 मिनट। हाँ देखो, ये मेरे पास 4 अम्ल थे, है ना, फ्लोरो एसिटिक अम्ल, इनके नाम सुनना, फ्लोरो एसिटिक अम्ल, क्लोरो एसिटिक अम्ल, ब्रोमो एसिटिक अम्ल, आयोडो एसिटिक अम्ल। अम्ल की जब भी अपने को अम्लीय सामर्थ्य चेक करना हो तो उनके अंदर से हाइड्रोजन निकाल फेंको। ये यहाँ से निकाल फेंका, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल फेंका मैंने, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल फेंका, और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल फेंका। हाइड्रोजन निकालने के पश्चात जो स्पीशीज बनती है उसको क्या बोलते हैं, संयुग्मी क्षार। क्या बोलते हैं, संयुग्मी क्षार। अब मेरे को एक बात बताओ, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है। अरे फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, क्योंकि ये भी विद्युत ऋणात्मक है। ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, और आयोडीन भी इलेक्ट्रॉन खींचता है। बताओ कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। और अगर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे ज्यादा कम करेगा, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को ज्यादा कम करेगा। तो जब इसके बगल से H+ गुजरेगा तो वो फ्लोरीन के पास इजीली नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता बहुत कम है, स्थायित्व बहुत, और जिस संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा होता है उसकी अम्लीयता भी बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय फ्लोरो एसिटिक एसिड, उससे कम क्लोरो एसिटिक एसिड, उससे कम ब्रोमो एसिटिक एसिड, सबसे कम आयोडो एसिटिक एसिड। समझ आ रही है बात। फ्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन खींचे, क्लोरीन ने भी खींचे, ब्रोमीन ने भी खींचे, आयोडीन ने भी खींचे। ज्यादा किसने खींचे, फ्लोरीन ने, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता, तो माइनस है प्रभाव भी ज्यादा। तो मैं कहूंगा ये पूरी स्पीशीज संयुग्मी क्षार का स्थायित्व सबसे ज्यादा, अम्लीयता सबसे ज्यादा। अरे अम्लीयता सबसे, जिस संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा उसकी अम्लीयता भी ज्यादा होती है। समझ आई बात। तो यहाँ पे मैं कहूंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या कर दिया फ्लोरीन ने, कम। देखो फ्लोरीन ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचे, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम, क्रियाशीलता कम, स्थायित्व, और स्थायित्व ज्यादा मतलब अम्लीयता भी ज्यादा। अरे डन है बात। लास्ट एक एग्जांपल दिमाग में रखना, अपना फॉर्मिक एसिड, उसकी अम्लीयता ज्यादा होती है किससे, बेंजोइक अम्ल से, और बेंजोइक अम्ल की ज्यादा होती है किससे, एसिटिक अम्ल से। यहाँ पे देखो एसिटिक अम्ल में CH3 ग्रुप लग रहा है, जिसका कौन सा प्रभाव, +I प्रभाव, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन का कोई प्रभाव नहीं। तो फॉर्मिक अम्ल सबसे ज्यादा अम्लीय है,
उससे कम बेंजोइक अम्ल और सबसे कम अपना एसिटिक अम्ल। अब अगर अपन बात करें तो देखो अपन एक दो लेक्चर में कार्बोक्सिलिक अम्ल को खत्म करने वाले हैं। लास्ट पोर्शन जो अपना इस चैप्टर में बचा है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया। क्या क्या पढ़ा? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां पढ़ी। इस चैप्टर में अपन ने कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या क्या पार्ट पढ़ा? कार्बोक्सिलिक अम्ल के सामान्य नाम, कार्बोक्सिलिक अम्ल के आईयूपीएसी नाम, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधियां, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म, फिर अभी अपन ने देखा कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य। अब अपन लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं, और उसके साथ में अपन इस चैप्टर को एंड करेंगे जो कि आपके बोर्ड का सबसे बड़ा चैप्टर या सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है। इस वीडियो में आपको कोई सा भी पार्ट पसंद आया कमेंट में जरूर बताना। किसी चीज में कोई डाउट हो तब भी आप बता सकते हो। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए वीडियोस देखते रहना। बाकी बातें अगली क्लास में। थैंक यू।